नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लोहाघाट नगर में चोरों ने 2 वाहनों से डीजल बैटरी पर किया हादसा, चोरों के हौसले बुलंद। रुद्रपुर में 1 दिवसीय रोजगार की राहें इंडस्ट्री एकेडमिक साझेदारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। उत्तराखंड में चल रही केदारनाथ यात्रा में घोड़ों में कोरोना जैसी संक्रमण के लक्षण। जनपद कौशलम एक्सपो में छाए विद्यार्थियों की उद्यमशीलता के हुनर। सीबीएसई बोर्ड 12th में रुद्रपुर की कृतिका मदान ने किया उत्तराखंड का नाम रोशन। देवदार बनी में चला स्वच्छता अभियान, गंदगी करने वालों पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में उमड़ी मरीजों की भीड़। दर्जा राज्य मंत्री वर्मा का लोहाघाट में हुआ भव्य स्वागत। व्यापारियों ने उठाई व्यापार संघ भवन बनाने की मांग। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर विवाद, बोले पूर्व विधायक रणजीत रावत, मेरे खिलाफ साजिश, गुंडों को प्रशासन का संरक्षण। रामनगर कोतवाली पुलिस ने युवक द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या के मामले में मृतक की प्रेमिका और उसके भाई के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोर द्वारा वाहन चलाने के मामले में वाहन स्वामी किशोर की मां के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आवासीय भवन मानकों के विपरीत किया गया सील। अब खबरें विस्तार। एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस व एसओजी को एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। एसपी चंपावत के निर्देश पर एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस, एनटीएफ व एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा लोहाघाट थाना क्षेत्र के मानेश्वर में ललित मोहन जोशी की परचून की दुकान की तलाश ली गई। तलाशी में पुलिस को एक बैग में रखी हुई 1 किलो 379.5 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट नगर में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों ने लोहाघाट के पुनेठा पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे खड़े जल संस्थान के टैंकर से डीजल व कैंटर से बैटरी चोरी कर ली। दोनों वाहन चालकों ने लोहाघाट थाने में चोरी की तहरीर दी है तथा पुलिस से जल्द चोरों का पता लगाने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम गाड़ी खड़ी करके घर गए थे। अब रात में पता नहीं किसने बैटरी निकाल ली हमारी। एक दूसरे गाड़ी से जल संस्थान वाले से तेल चोरी कर लिया। तो कार्रवाई कैसा हम थाने जाए। तो मतलब गाड़ियों से एक बैटरी चोरी हुई सर, एक गाड़ी से। तो एक गाड़ी से तेल हुआ 40 लीटर। तो पुलिस प्रशासन से वही करना चाहते हैं, हमारे सामान मिल जाए और चोरों का पता चल जाए। उत्तराखंड में कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग द्वारा मेधा संस्था के साथ रुद्रपुर में 1 दिवसीय रोजगार की राहें इंडस्ट्री एकेडमिक साझेदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय सम्मेलन का कौशल विकास एवं सेवा योजन दुग्ध पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकारी ITI का परिवर्तन नामक शीर्षक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की आप चर्चा कर रहे हैं। ये जब हमने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने पहले हमारे जब गांव में छोटे छोटे कैंप्स लग रहे थे, हेल्थ चेकअप कैंप्स, जो हम हर बार यात्रा से पहले शुरू कराते हैं ताकि कोई भी बीमार घोड़ा, चोटिल घोड़ा या कमज़ोर घोड़ा यात्रा में ना आए। और उसके बाद हमको पता चला जब हमने ये कैंप्स लगाए कि घोड़ों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैली हुई है। उत्तराखंड ने 1 महीने के अंदर 17,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग करी हमने। 5 जिलों से ये घोड़े आते हैं ज़्यादातर, जो हमारे यात्रा रूट में काम करते हैं। चमोली, बागेश्वर, टेहरी, आपका उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। और हमने इन 5 जिलों में 23,320 घोड़ों के आसपास हैं जिनको हमने स्क्रीन करने की कोशिश करी। 17,000 से ज़्यादा जानवरों को स्क्रीन किया और जो घोड़े नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा रूट में जाने दिया, जो पॉजिटिव थे उनको वहीं पे क्वारंटीन किया और उनका इलाज कराया गया। लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद 13 घोड़ों की डेथ हुई 2 दिन में। और जब हमने उसके रीज़न पता लगाए तो उस रीज़न में 1-2 घोड़ों की डेथ इन्फ्लुएंजा से भी हुई थी। इन्फ्लुएंजा एक कोविड टाइप की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है, इट्स इन दी एयर। और हमने फिर सचिव हमारे और हमारे डायरेक्टर रुद्रप्रयाग गए, उन्होंने वहाँ पे पूरी बैठकें करी। और उसके बाद मैं खुद सोनप्रयाग तक होके आया। मैंने सारे क्वारंटीन सेंटर्स चेक किए, घोड़े खच्चरों मालिक से वार्ता करी, व्यापारियों से वार्ता करी, अधिकारियों से वार्ता करी और हमने कुछ SOPs बनाए। और उस SOP का फ़ायदा अब ये है कि 3 दिन पहले ये बैठक मैंने करी थी और 3 दिन के अंदर हमने वापस 1700 घोड़ों को, जो कल घोड़े चले हैं वहाँ पर घोड़े खच्चर, लगभग 1705 घोड़े वहाँ पर चले हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है। पशुपालन विभाग की सोच बहुत स्पष्ट है
कि यात्रा को हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करें, श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके बाबा केदार का आशीर्वाद मिलने में, लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति खड़ी ना हो जिससे कि वहां पर घोड़े खच्चरों की डेथ रेट बढ़ सके। उत्तराखंड में चल रही केदारनाथ यात्रा में घोड़ों में कोरोना जैसे संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इससे कई घोड़ों की मौत भी हुई है। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर लोगों को आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन घोड़ों की जाँच के लिए केदारनाथ यात्रा से 1.5 माह पहले ही गाँव में कैंप लगाए गए थे और उनकी जाँच की गई थी ताकि कोई बीमार, चोटिल या कमजोर घोड़ा यात्रा में शामिल न हो सके। इस दौरान पता चला घोड़ों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैल रही है, जिस पर उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर 1 महीने में 17,000 घोड़ों की स्कैनिंग की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की आप चर्चा कर रहे हैं, ये एक जब हमने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने पहले हमारे जब गांव में छोटे छोटे कैंप्स लग रहे थे, हेल्थ चेकअप कैंप्स, जो हम हर बार यात्रा से पहले शुरू कराते हैं ताकि कोई भी बीमार घोड़ा, चोटिल घोड़ा या कमज़ोर घोड़ा यात्रा में ना आए। और उसके बाद हमको पता चला जब हमने ये कैंप्स लगाए कि घोड़ों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैली हुई है। उत्तराखंड ने 1 महीने के अंदर अंदर 17,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग करी हमने। 5 जिलों से ये घोड़े आते हैं ज़्यादातर, जो हमारे यात्रा रूट में काम करते हैं, चमोली, बागेश्वर, टेहरी, आपका उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। और हमने इन 5 जिलों में 23,320 घोड़ों के आसपास हैं जिनको हमने स्क्रीन करने की कोशिश करी। 17,000 से ज़्यादा जानवरों को स्क्रीन किया और जो घोड़े नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा रूट में जाने दिया, जो पॉजिटिव थे उनको वहीं पे क्वारंटीन किया और उनका इलाज कराया गया। लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद 13 घोड़ों की डेथ हुई 2 दिन में, और जब हमने उसके रीज़न पता लगाए तो उस रीज़न में 1-2 घोड़ों की डेथ इन्फ्लुएंजा से भी हुई थी। इन्फ्लुएंजा एक कोविड टाइप की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है, इट्स इन दी एयर। और हमने फिर सचिव हमारे और हमारे डायरेक्टर रुद्रप्रयाग गए, उन्होंने वहाँ पे पूरी बैठकें करी और उसके बाद मैं खुद सोनप्रयाग तक होके आया। मैंने सारे क्वारंटीन सेंटर्स चेक किए, घोड़े खच्चरों मालिक से वार्ता करी, व्यापारियों से वार्ता करी, अधिकारियों से वार्ता करी और हमने कुछ SOPs बनाए। और उस SOP का फ़ायदा अब ये है कि 3 दिन पहले ये बैठक मैंने करी थी और 3 दिन के अंदर हमने वापस 1700 घोड़ों को, जो कल घोड़े चले हैं वहाँ पर घोड़े खच्चर, लगभग 1705 घोड़े वहाँ पर चले हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है। पशुपालन विभाग की सोच बहुत स्पष्ट है कि यात्रा को हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करें, श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके बाबा केदार का आशीर्वाद मिलने में, लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति खड़ी ना हो जिससे कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की डेथ रेट बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन पर आधारित विद्यार्थियों के उद्यमशील मानसिकता के विकास के उद्देश्य से SCIRT उत्तराखंड और उद्यमशील फाउंडेशन के सहयोग से संचालित कौशलम कार्यक्रम परवान चढ़ने लगा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट लोहाघाट में मंगलवार को जिला कौशलम एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इसमें जिले के बिजनेस सपोर्ट फंड से लाभान्वित विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर, कौशलम कार्यक्रम हमारा ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनुमोदित कार्यक्रम है और इसके तहत एक NGO है उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, ये हमको सहयोग कर रहा है इस रूप में। और वर्तमान में जो आज जो कौशलम एक्सपो लगाया हमने, एग्जीबिशन है, इसमें जनपद चंपावत से 22 स्कूल्स से बच्चों की एंट्री आई थी, 22 स्कूल्स की, और प्रत्येक स्कूल को हमने 5-5 हज़ार रुपये उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से दिया गया था। और इसमें यह था कि कौशलम में हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके हमारी लोक संस्कृति, हमारे संस्कारों का और उसको मिलाते हुए हम कैसे एक व्यावसायिक उद्यमशील मानसिकता बच्चों के अंदर विकसित करें, इसको लेके ये प्रोग्राम है बेसिकली। और इसमें छात्रों ने भी, आप देखेंगे, काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगाए हैं उनने। उसमें उनने यहीं के जो उपलब्ध संसाधन है, हमारे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया है। और केवल नौकरी ही, भविष्य में केवल नौकरी ही एक हमारे पास वो न हो करके हम उद्यमशील नौकरी लेने वाले ना, बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये भी इसकी वो थीम है कि हम खुद स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देते हुए, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए कैसे नौकरी, चलो एक विकल्प तो है, मगर उससे इतर भी हम सोच सकें। तो ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बात करता है प्रोग्राम बेसिकली। तो यही इसका ध्येय है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में ये संचालित है कार्यक्रम हमारा वर्तमान में। और मुख्य ध्येय इसका ये है कि बच्चों के अंदर जो 21st सेंचुरी स्किल्स है उनको लेकर के और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, उद्यमशील मानसिकता का विकास हो, ताकि बच्चा एक अलग दृष्टिकोण से भी सोच सके कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, स्थानीय संसाधन, जैसे हम देखते हैं
पिरूल एक जंगल में आग लगाना और ये एक प्रकार का मीनेस है, तो उस पिरूल को भी उपयोग करके हम क्या और कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों पर हमने ये मंथन है एक प्रकार से प्रोग्राम का। और अभी आप देखेंगे छात्रों ने बहुत अच्छे मतलब अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करते हुए अच्छे स्टॉल्स लगाए हैं। और भविष्य में इसको हम देख रहे हैं कि कैसे मतलब स्कूल डेज के बाद बच्चा जब रोज़गार की तलाश में भटकता है या नौकरी के लिए यहाँ दर पर भटकता है, तो क्यों ना अपने संसाधन अगर उचित हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं तो उनको यूटिलाइज़ करके हम छोटे मोटे उद्योग यहीं पर स्थापित कर सकें। ठीक। और नौकरी लेने की होड़ में न शामिल हो बल्कि नौकरी दे सकें, तो ये इसका ध्येय है। जनपद स्तरीय कौशलम एक्सपो आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में आयोजित हुआ है और ये कौशलम कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों को फलीभूत करता है और साकार करता है। कौशलम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में उद्यमशीलता की मानसिकता पैदा करना और भविष्य में, चूँकि हम जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए जॉब तो उपलब्ध होने हैं नहीं भविष्य में, तो हम अभी से ये लेकर चल रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर यदि स्वयं का कोई जॉब या स्वयं का कोई उद्यम स्थापित करें तो उनकी जीविकोपार्जन बहुत अच्छे से चलेगी और आने वाली पीढ़ी बड़ी सुखद हो। तो इस उद्देश्य को साकार करते हुए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को स्टेट लेवल पर SCERT और उद्यम लर्निंग फाउंडेशन मिलकर संचालित कर रहे हैं और इसके तहत हमारे जनपद में इस समय 22 विद्यालय हैं जो BSF यानी बिजनेस सपोर्ट फंड से आच्छादित हैं। तो आज 22 विद्यालय यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और 22 विद्यालयों के लगभग 70 बच्चों ने यहाँ प्रतिभागिता की है, जिनमें उनके मार्गदर्शक भी शिक्षक भी शामिल हैं। उन्होंने अपने उत्पाद तैयार किए हैं, विभिन्न उत्पाद तैयार किए हैं और उत्पाद बेहद ही आकर्षक हैं और ये उत्पाद उनको मार्केटिंग से जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि उत्पाद जो भी वो तैयार करें वो सीधे बाज़ार से जुड़ें, वो आत्मनिर्भरता की ओर उनको ले जाएं। और इस कार्यक्रम की एक विशेषता और आज ये भी रही कि विगत 2 वर्ष में जिन शिक्षकों ने कौशलम कार्यक्रम में यानी इस उद्यमशील मानसिकता वाले कार्यक्रम में अच्छा काम किया है, वो 9 शिक्षक आज हमने यहाँ पे चयनित किए हैं। उनको जनपद स्तर में हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक विकासखंड से 2-2 शिक्षक और टनकपुर क्षेत्र से 1 शिक्षक शिक्षिका भी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे जनपद में व्यावसायिक उद्यमशीलता को एक प्रमोट करेगा, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ठीक, धन्यवाद। आज हम यहाँ पर जो है एप्पड़ कला की जो है बढ़ावा देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एप्पड़ कला जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में की जाने वाली एक जो है बहुत ही पारंपरिक लोक कला है। ये जो है अधिकतर जो होती है जब देवी देवताओं की पूजा होती है, अधिकतर एप्पड़ कला का जो है हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। एप्पड़ कला का जो है जैसे जैसे क्या हो रहा है, जनरेशन बढ़ रही है, एप्पड़ कला जो है दूर जाती जा रही है। तो उसी के लिए जो है आज हम यहाँ पर आ रखे कि कैसे जो है हम एप्पड़ कला का विकास करें और इसको जो है लोकल से जो है पूरे इंटरनेशनल मार्केट तक जो है इसको बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं PM मोदी की लोकल टू वोकल जो पहल चली है, उससे जो है हमारी जितनी भी पारंपरिक जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसे जो है देश भर में पहुँचाया जा रहा है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम कैसे भी करके जो है अपनी थोड़ी सी मेहनत लगा करके हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपना जितना भी जो है अपनी संस्कृति को जो है इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। CBSE बोर्ड 12th में रुद्रपुर की कृतिका मदान के द्वारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया गया। कृतिका ने जहां CBSE बोर्ड में 12वीं में उत्तराखंड टॉप किया है, वहीं उन्होंने ऑल इंडिया रैंक में भी 3रा स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस दौरान कृतिका ने अपनी इस यात्रा के बारे में काफी कुछ लम्हे साझा किए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल के टीचर्स को, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स तो पढ़ी नहीं, तो उनके बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। फिर मेरे पेरेंट्स को, भगवान जी को और फिर मेरी मेहनत। 99.4%, 497 आउट ऑफ 500। स्कूल में मैंने टॉप करा है, उत्तराखंड टॉपर हूँ मैं। एंड टीचर्स बहुत खुश थी मेरी, सब दे वर ऑल लाइक हमें तुझसे उम्मीद थी एंड यू डिड इट। तो वो बहुत खुश थे। सबसे बात दिन में 3 घंटे, बस वही है कि आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप पढ़ रहे हो, बुक खोल के बैठ रहे हो तो पढ़ो, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हो समथिंग लाइक दैट। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे बच्चे कहते हैं डीएक्टिवेट कर दिया समथिंग। मैंने चलाया है, बस एक लिमिट में रखा है कि अपना बेस्ट देने का फुल ट्राई करो। इट्स नॉट लाइक कि आपको कंपटीशन है कि इससे ज़्यादा लाना है, इससे कम लाना है। आपका कंपटीशन खुद से होता है, अपना बेस्ट देने का फुल ट्राई करना चाहिए। बच्चा मेहनत करता था, बच्चे के टीचर्स ने मेहनत करवाई, तो जिसका रिजल्ट है कि आज
बच्चा टॉप में रहा। नहीं, हमारे बच्चों ने पढ़ाई भी करी, मोबाइल भी चलाया, सोशल मीडिया भी देखा और खाली एक चीज़ पे ही डिपेंड नहीं रहे, ना एक चीज़ को अपना आदत बनाई, पढ़ाई को अपना पढ़ाई की तरह सीरियस लिया। नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ी। अनिल मदान, कृतिका मदान। लोहाघाट का राजकीय पीजी कॉलेज जो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसी उच्च शिक्षण संस्थान है जिसके नाम के आगे स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का नाम जुड़ा हुआ है। इस महाविद्यालय को जोड़ने वाले सड़क मार्ग व परिसर के साथ साथ देवदार बनी में गंदगी की जा रही थी, पर अब इन स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों को अपनी आदत बदलनी होगी। इन स्थानों पर तीसरी आंख की नजर रखी जाएगी तथा गंदगी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज लगातार नगर पालिका द्वारा और व्यापार संघ द्वारा भी नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज हमने बालीघाट से लेकर डिग्री कॉलेज तक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत इसमें डिग्री कॉलेज के एनएसएस के और एनसीसी के बच्चे और साथ ही साथ तहसील से तहसीलदार महोदय और नगर पालिका से पर्यावरण मित्र और अन्य कर्मचारी और सभासदगण हम लोगों ने खुद देखा कि यहाँ जो सुबह शाम घूमने आते हैं लोगों की शिकायत होती है, काफ़ी गंदगी है। इसको देखते हुए बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया और जिसमें लोगों को ये संदेश दिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में ये स्वच्छता अभियान से जुड़ें और लोहाघाट प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, इसको और कैसे सुंदर बना सके हम इस ओर प्रयासरत हैं। और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को हम बिगाड़ रहे हैं खुर्द बुर्द कर करके और जगह जगह देवदार बनी को नुकसान पहुँचा रहे हैं और सभी लोगों से अनुरोध है देवदार बनी में न कूड़ा डालें और न ही इसको सुखाने का प्रयास करें, जिससे कि एक लोहाघाट देवदार बनी के उससे ही प्रसिद्ध है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में देवदार बनी को देखने आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। और मैं पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के सप्ताह में एक दिन 1 घंटे का समय लगा करके स्वच्छता अभियान में अपने अपने क्षेत्र में भागीदार बने, जिससे कि पूरा हमारा लोहाघाट नगर स्वच्छ और सुंदर प्रतीत हो। और मैं सभी को पुनः धन्यवाद। कूड़ा एक विकराल रूप लेता जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि देवदार बनी कितनी सुंदर बनी यहाँ पर है, लेकिन कूड़े के ढेर की वजह से बिल्कुल यहाँ पर घूमने वालों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लोग लापरवाही करते हैं, घरों से आकर के थैली में ला करके कूड़ा यहाँ पर डाल रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन जिन्होंने डीएम साहब ने जो एक पहल की और नगर पालिका अध्यक्ष जी को कि वो पूरी टीम लेकर के यहाँ पर आए और एसडीएम मैडम के द्वारा जो यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ मिल करके और राजनगर चौड़ी के ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह स्वच्छता अभियान हर माह यहाँ पर किया जाएगा और पहले भी करते थे, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ये कूड़ा बहुत इकट्ठा हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है सभी लोगों ने कि मिल करके इसे स्वच्छ रखेंगे और सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र के आसपास जहाँ पर भी स्वच्छता अभियान हो उसमें अधिक से अधिक भाग लें, तभी भारत स्वच्छ मिशन का नारा जो है स्वच्छ होगा और साकार होगा जब हम लोग अपने आसपास की सफाई रखेंगे। और यही शुभकामनाएं मैं देता हूं आप सभी को कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जैसे कि हमारा स्वच्छ व सुंदर लोहाघाट क्रम में सफाई अभियान लगातार जारी है हमारे अध्यक्ष श्री गोविंदलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में, तो आज इस क्रम में हम महाविद्यालय की रोड में आए हैं सफाई करने के लिए। और यहाँ पर को हम देख रहे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर को जो सैनिटरी वेस्ट होता है बच्चों के पैम्पर्स वगैरह जो है यहाँ को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जो कि उठाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोग जो है हमारी भाषा में कहें तो घिनिया रहे हैं जो है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हम लगातार जो है लोहाघाट को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग इस मुहिम में हमारा सहयोग करें और बिल्कुल भी कचरा ना फैलाएं। देश भर की तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। देहरादून में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। ये यात्रा 14 मई से 23 मई तक देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति जवाबी कार्रवाई हमला पाकिस्तान द्वारा 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने
जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक देश की, हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति देश की सीमा पर, चाहे बीएसएफ के माध्यम से हो, सेना के माध्यम से हो, एयरफोर्स के माध्यम से हो, सीआरपीएफ के माध्यम से हो, 8वीं के माध्यम से हो, देश की रक्षा कर रहा है। और आज 2 दिन के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भुखने टेके पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। और मात्र कोई प्रयास न करने पर स्वस्फूर्त जो रैली हुई, आज सुबह 10,000 से अधिक आदमी शौर्य स्थल पर था। इस बात का प्रतीक है कि भारत की जनता, भारत का जनमानस सैनिकों के साथ खड़ा है और इस कार्य के आयोजन के माध्यम से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। जब ये दृश्य उनके सामने जाएगा मीडिया के माध्यम से, उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि भारत की सेना ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ, देश की संप्रभुता पर जिसने हमला किया उसके खिलाफ लड़ाई को लड़ा है। और विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, सबको याद है। अगर आज 3 दिन लड़ाई और चलती, पाकिस्तान का यही हाल होने वाला था। इसलिए उनके डीजीपीओ ने, भारत के डीजीपीओ से बात की, हमसे रिक्वेस्ट की और सीज फायर हुआ। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट है, उसका यह परिणाम हुआ। उन्होंने जितने हमले किए, उनके जितने ड्रोन अटैक हुए, उनको मार गिराया गया, उनके फाइटर जेट को मारा गिराया गया। जहां हमारे मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि सेना का हमेशा मनोबल बढ़ाया है। आज देहरादून के आम नागरिकों के द्वारा, देहरादून के विभिन्न नागरिक संगठनों के द्वारा एक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा देहरादून में निकाली जा रही है, जिसमें आज देहरादून वासी अपने सेनाओं का, अपने सैनिकों के शौर्य को सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस तरीके से पराक्रम का परिचय हमारी सेनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सरकार ने दिया है कि जो बात लगातार हम कहते आते थे कि यदि पाकिस्तान कोई आतंकवाद की जैसी घटना करेगा तो घुसकर मारा जाएगा और घुसकर जवाब दिया जाएगा। उसी को चरितार्थ हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने किया है। आज उसी शौर्य का सम्मान करने के लिए यहाँ सब लोग एकत्रित। लोहाघाट में मौसम परिवर्तन के साथ ही लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में दूर दूर क्षेत्र से आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर कृतिका मेहता के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बुधवार को डॉक्टर राकेश ने बताया, इस वक्त मौसम परिवर्तन के चलते बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन व थायराइड के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है और दवा दी जा रही है। बताया, इस समय 300 से 400 मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, फेरेंजाइटिस के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके साथ शुगर, बीपी और थायराइड वाले मरीज और किडनी वाले मरीज भी। तो मौसम चेंज हो रहा है तो एक तो साफ पानी पिए, गर्म उबला हुआ पिए, ठंड से बचे रहें, इन चीज़ों का तो सब 300 के आसपास रह रही है, 200 से 300 के आसपास ओपीडी रहती है। आईपीडी 20 के आसपास रहती है, 20-25 के आसपास। तो सर जो मौसम के चेंजेस आ रहे हैं उनके इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है और शुगर वगैरह कंट्रोल नहीं रहता है। लोग दवाई और कंप्लाइंस नहीं है उनमें, तो एडवाइस करते हैं दवाई समय पर लें और इनके कॉम्प्लिकेशन से बचें। बच्चों में भी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी दस्त, इनके मरीज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक परिषद उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा पहली बार मंगलवार को लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता तथा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के संचालन में हुए कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा का सभी लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने हो रही दिक्कतों को देखते हुए लोहाघाट में व्यापार संघ भवन बनाने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व दिया है वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष का, मैं वरिष्ठ नागरिकों की जो भी सरकार द्वारा जो निहित योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हम लोग कोशिश करेंगे, जगह जगह जाएंगे। आज लोहाघाट आए हैं, चंपावत आए हैं, तो देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, धरातल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखा जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो भी प्रदेश सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, इन चीज़ों को हम लोग सब देखेंगे। सारे दायित्वधारी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी कुछ समझ के दी है और उनके विश्वास को हम जो है एक मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त निर्देशों पर सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। पहले जागरूक किया, समझाया, फिर भी नहीं माने तो लगाया जुर्माना। बिना सत्यापन किराएदार मजदूर रखने पर 3 मकान मालिक ठेकेदारों का सल्टी पुलिस ने 15,000 रुपए का किया चालान। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पार्टी के सुपारी किलर द्वारा सुनियोजित साजिश की जा रही है और एक खास नेगेटिव तैयार किया जा रहा है। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बीते दिनों जो घटना हुई उसके बाद कुछ तथाकथित पार्टी के ही कुछ लोग, जिन्हें उन्होंने सुपारी किलर कहा, मिलकर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। संगठित रहेगा, साथ रहेगा, आप सबका एक बार जो कल और परसों का घटनाक्रम था कांग्रेस कार्यालय का, उस पर जो प्रशासन, शासन और सरकार द्वारा नाजायज़ तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर यूपी के अराजक तत्वों द्वारा पहले उनका कब्जा कराया गया और फिर गैरकानूनी तरीके से कब्जा जो है पूर्व वो नीरज अग्रवाल को सौंप दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक और अन्य विकल्पों पर विचार करने का यहाँ पे काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भवन स्वामी और किराएदार के बीच का विवाद है वो दो ही तरीके से निपट सकता है, आपसी सहमति से या जो है कानूनी प्रक्रिया से, नोटिस दे करके, कोर्ट के ऑर्डर से। ये दोनों प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई हैं। अराजक तत्वों को आधी रात में कब्जा दिलवा करके और हमसे ये कह करके कि हम जो है इसको सरकार के पोजीशन में लेंगे और उसके बाद आप लोगों को नोटिस करेंगे, फिर इस पर निर्णय होगा, वो भी नहीं अपना करके सीधे सीधे जैसा नीरज अग्रवाल का बयान आया कि मुझे पुलिस ने कब्जा सौंपा है और उन्होंने परसों की प्रेस में आप लोगों से कहा था कि मेरे 25 आदमी बैठे हैं, यानी जो 25 गुंडे पुलिस ने खुद स्वीकार किया, उसमें कुछों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और सबके सब रामपुर के हैं 25 लोग, वो नीरज अग्रवाल के आदमी थे। तो यानी उन्होंने कब्जा किया और पुलिस ने उन्हीं को जो है सौंप दिया बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए। पुलिस कब्जा ले नहीं सकती, पुलिस कब्जा दे नहीं सकती कानून के तौर पे। उस विकल्पों पे विचार करने के लिए हमने प्रेस बुलाई है। और दूसरा एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने आप को व्यापारियों का हितैषी और मुझे व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, रामनगर के लोग जानते हैं
कि जो व्यक्ति यहाँ पर व्यापारियों का उत्पीड़न मिंटू चौधरी और प्रकाश वो पीपी गैंग के लिए करता रहा, शहर में ड्रग्स का वो क्या कहते हैं उसको सट्टे का और शराब का व्यापार कराते रहा। चकलुआ जैसे रामनगर जो टंकी कांड है जैसे और कलाडुंगी जैसे कांडों का जनक रहा और रामनगर के कई घरों के चिराग अब तक बुझा चुका है। और अगर ऐसे ही तो कल के दिन से जितने भी कब्जाधारी या किराएदार व्यापारी या दूसरे लोग हैं, दुकानदार हैं, वो आधी रात में गुंडे आकर के उनका सामान बाहर रख देंगे और वो दूसरे दिन से घर से बाहर होंगे। तो ऐसे लोगों से रामनगर को सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि बीती 5 मई की शाम को ग्राम शिवलालपुर पांडे निवासी सोनू कश्यप ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी तथा मृतक द्वारा स्वयं हस्तलिखित एक सुसाइड नोट भी मौके पर छोड़ा गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मौके पर सुसाइड नोट के साथ ही मृतक का मोबाइल फोन एवं लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं पुलिस ने अब इस केस में अपडेट जारी किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर में सोनू कश्यप ने अभी पूर्व में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी तथा एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपनी किसी दोस्त के और उसके भाई पर आरोप लगाया था और आत्महत्या के लिए एक सुसाइड नोट लिखा था। उस संबंध में थाना आजा पर तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचना की जा रही है। इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि यातायात नियमों का पालन कराए जाने को लेकर रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने डिग्री कॉलेज के समीप 15 वर्षीय किशोर को बाइक चलाते हुए रंगे हाथों हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ MBFT के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर में वाहन चेकिंग के दौरान एक नाबालिग को वाहन चलाते समय पुलिस ने जो पकड़ा है तथा उसके विरुद्ध MV एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई की गई है और उसके जो परिजन हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, रामनगर कोतवाली में पहला मुकदमा है? हाँ, ये अभियोग का जो नाबालिग के जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ ये पहला अभियोग पंजीकृत किया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी के डहरिया स्थित बाबा रामपाल के सत्संग आश्रम की अनियमितताओं और क्षेत्र में अराजकता के माहौल की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने पुलिस और सशस्त्र बलों के जवानों के साथ असेंबली बिल्डिंग बायलॉज नियमों के तहत सीलिंग की कार्रवाई की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये डहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृति इसको कराया गया है और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। नई कार्रवाई की गई है वो हमारी भवन उपविधि और नगर नियोजन अधिनियम जो है उसके उल्लंघन के अंतर्गत की गई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।